चलिए ये बायोलॉजी के इस चैप्टर में आपका हम स्वागत करते हैं। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है उत्सर्जन। उत्सर्जन यानी कि उत्सर्जन उत्सर्जन क्या होता है? शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर ही निकालना, उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जन करते हैं। और कितने उत्सर्जन अंग है हमारे? तो हमारे 5 उत्सर्जी अंग है। कितने उत्सर्जी अंग है? तो हमारे 5 उत्सर्जी अंग है। कितने हैं? जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इसके पहले भी, लीवर के बारे में, त्वचा के बारे में, फेफड़े के बारे में, यकृत के बारे में, वक्र के बारे में यानी कि किडनी के बारे में। तो हमारे 5 उत्सर्जी अंग है। कितने हमारे उत्सर्जी अंग है? 5 उत्सर्जी अंग है। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एक्सक्रेशन, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रेशन और इसकी हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन, यानी कि शरीर से वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अब देखिए होता क्या है कि हम लोग उत्सर्जन 5 तरीके से करते हैं। पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि उत्सर्जन कितने तरीके से किया जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उत्सर्जन जो होता है वो 5 तरीके से किया जाता है। 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 अब जानते हैं कि वो 5 तरीके कौन कौन से हैं। देखिए ये त्वचा, सबसे पहले बात त्वचा से हम लोग उत्सर्जन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों को जो पसीना होता है जो पसीना होता है उससे क्या होता है? उससे जो है पसीने में क्या निकलता है? पसीने के द्वारा भी हम लोग उत्सर्जन करते हैं। वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं ना पसीने के माध्यम से। सीबम, रात को सो के उठते हैं, सुबह उठ के देखते होंगे यहाँ पे एकदम क्या हो रहा है? चिपचिपा पदार्थ जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? सीबम या सीरम, दोनों के नाम से जाना जाता है। क्या है? सीबम या सीरम दोनों के नाम से जाना जाता है। जो यहाँ पे सुबह उठ के सो के उठेंगे फिर देखेंगे यहाँ पे चिपचिपा पदार्थ है, यहाँ पे कुछ चिप करता रहता है। तो आप बच्चों ध्यान से इसको देखिएगा और सभी लोग, बड़े छोटे सभी लोग देखिएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है इसके सभी पार्ट्स के बारे में। तो आप इसको देखिएगा जरूर। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करें, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो मैंने आते ही आपको पढ़ाना शुरू कर दिया, चैनल के बारे में बताया नहीं। तो सबसे पहले आरंभ गुरु में आपका स्वागत है। तो हम लोग के 5 उत्सर्जी अंग होते हैं। कितने होते हैं? 5 उत्सर्जी अंग होते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन जाता है। पहला उत्सर्जी अंग क्या है? त्वचा से क्या होता है? पसीने के माध्यम से हम लोग वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, थोड़ा बहुत जो रहता है। सीबम, जो सो के उठते हैं देखते हैं यहाँ पे चिपचिपा पदार्थ जो रहता है वो क्या रहता है? सीबम रहता है। नमक यानी कि पसीने में जो क्या होता है? नमक होता है। कभी चाट के देखिए, कभी अपने पसीने चाट के देखिए, खट्टा लगेगा। क्या लगेगा? खट्टा लगता है। फिर उसका क्या है? फेफड़ा यानी कि लंग्स। मैंने ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है और परसों का ही लेक्चर होगा, आप उसको अच्छे से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो फेफड़ा यानी कि लंग्स, इससे क्या निकालते हैं हम लोग? क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। कैसे? फेफड़े में खुलता है, डायफ्राम खुलता है, क्या होता है? खींचना रहता है, डायफ्राम नीचे जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं? किसको लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 छोड़ देते हैं। किसके मदद से? डायफ्राम के माध्यम से। क्या होते हैं? वाष्प के रूप में भी हम लोग छोड़ते हैं कभी कभी। जैसे होता है ना कि जाड़े के समय में देखते हैं मुंह से वाष्प निकलता है, धुआं निकलता है ना, तो जाड़े के समय निकलता है। बलगम के माध्यम से कभी कभी देखते हैं ना करते सुबह मंजन करते हैं, या फिर बुजुर्ग लोग इतना उलट देते हैं, इतना देखते हैं ना, गांव में देखते होंगे जितने भी 80-90 साल के बूढ़े होते हैं या फिर 50-60 साल के ऊपर वाले भी होते हैं, बगल में देखेंगे थूकते रहेंगे और बगले में क्या करेंगे? बोरसी रहेगा, पान खाते रहेंगे, थूकते रहेंगे। तो वो क्या है? बलगम निकालते हैं। तीसरा कहते हैं बड़ियात यानी कि इंटेस्टाइन, याद रखिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है? अनपचा भोजन जाता है काइल के रूप में। फिर होता क्या है? यकृत में यानी कि लीवर। इसके ऊपर भी मैंने आपको चैप्टर बनाया हुआ है, इसके ऊपर भी आपको मैंने एक वीडियोस दिए हुए हैं, उसको भी आप देखिएगा। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? ये लीवर ही करता है। ये अमोनिया इतना ज्यादा खतरनाक है कि मैं आपको बता नहीं सकता, ये आपको बहुत ज्यादा हार्मफुल जाता है। तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है हमारा कौन करता है? यकृत यानी कि लीवर करता है। जो दारू वगैरह पीते हैं ना, तो उनका क्या खराब होता है? जो दारू वगैरह जो लोग पीते हैं, कई लोग सोचते होंगे किडनी खराब होता है। किडनी से पहले भैया लीवर खराब होता है। क्या होता है? लीवर खराब होता है, फिर उसके बाद किडनी पे इफेक्ट करता है। अब कोई व्यक्ति मर जाता है तो कैसे पता चलता है कि वो मरा है? कितने दिन बाद मरा है, क्या घंटे बाद मरा है, जहर खाने से मरा है, कौन चीज से मरा है? तो 90% लोग किस पे मारेंगे? किडनी पे मारते हैं। लेकिन किडनी से नहीं पता चलता भैया, वो अमोनिया को यूरिया में बदल के वैसे ही जहर को खत्म कर देता है। तो क्या करेगा? उससे नहीं पता चलता है। किससे पता चलता है? यकृत यानी लीवर से पता चलता है कि भैया कैसे मरा है, जहर से मरा है कि कैसे मरा है। दारू पीने से क्या खराब होता है? लीवर तो खराब होता ही है, लेकिन बाद में किडनी भी खराब होती है, याद रखिएगा। होता क्या? अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है? लीवर यानी कि यकृत करता है। फिर हमारा क्या है? वक्र यानी कि किडनी, गुर्दा। उर्दू में इसे गुर्दा कहते हैं, हिंदी में इसे वक्र कहते हैं, इंग्लिश में इसे किडनी कहते हैं। आज इसी के बारे में हम लोग को बेसिकली पढ़ना है ज्यादातर। ठीक, तो इसमें क्या होता है? यूरिया पेशाब का उत्सर्जन होता है, यानी कि यूरिया के माध्यम से हम लोग पेशाब को बाहर निकालते हैं।
ये हम लोगों का मुख्य उत्सर्जी अंग भी है। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि कितने हम एक्सप्रेशन यानी कि कितने उत्सर्जी अंग होते हैं हमारे, 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब देखिए मैंने किडनी का एक डायग्राम बनाया हुआ है तो और इसका एक डेफिनेशन भी लिखा है। शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन यानी कि क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। यानी कि शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। आगे इसको याद रखिएगा। अब होता क्या है कि देखिए किडनी का एक डायग्राम है, ठीक। ये किडनी का एक डायग्राम है। हमारे शरीर देखिए इधर एक लेफ्ट साइड में किडनी होती है, राइट साइड में किडनी होती है। लेकिन जो इधर जो आप देख रहे हैं ना, इधर राइट साइड वाली किडनी थोड़ी ऊपर होती है और इधर वाली थोड़ी नीचे होती है। और याद रखिएगा ये वाली थोड़ी सी ऊपर होती है, हल्की सी नीचे, थोड़ा सा प्लस माइनस आता है। इसके ऊपर देखते होंगे ये अधिकृत एडेनल पाया जाता है। और ये जो अंदर ये आप देख रहे हैं ये किडनी, इसको क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। और हम लोग के शरीर में कितनी किडनी पाई जाती है? 2 किडनी पाई जाती है। और इसके ऊपर एक नसनुमा संरचना होती है, इसको क्या कहते हैं? यूरेट्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेट्रीन। इसको क्या बोलते हैं? मूत्र वाहिनी बोलते हैं हिंदी में। और इसको क्या कहते हैं? ब्लेडर, मूत्राशय, यानी कि जहां पे जाके मूत्र हमारा इकट्ठा होता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी कुछ बोलते हैं। एक सेकेंड में आपको देख लेता हूँ। हाँ सही बोला। इसको क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग बोलते हैं। यहीं से हमारा जो मूत्र है, हमारा जो मूत्र है यहाँ से बाहर निकलता है। कहाँ से निकलता है? बाहर, यहाँ से। अब देखिए ये मैंने आपको बताया किडनी के बारे में कि हमारे पास 2 किडनी होती है। इसको क्या कहते हैं? एडेनल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? किडनी यानी कि वक्र बोलते हैं। इधर एक इधर होती है, 2 किडनी होती है मनुष्य के अंदर। जीवित रहने के लिए एक किडनी भी काफी है। लेकिन होता क्या है कि किडनी, अगर एक किडनी है आपके पास, एक किडनी खराब हो गई तो डायलिसिस पे जीवन व्यतीत करना रहता पड़ता है। तो होता क्या है कि ये क्या है? मूत्र वाहिनी है। ये क्या है? ब्लेडर है, जहां पे मूत्राशय इकट्ठा होता है। और ये क्या है? मूत्र का मार्ग है, जहां से क्या होता है? मूत्र बाहर निकल जाता है। अब नीचे देखिए रेनल, ये किडनी का एक डायग्राम है। ये एक सिंगल किडनी, उसका एक डायग्राम है। ये देख रहे हैं ना, रेनल हीलियम, यहीं से हमारा जो है मूत्र प्रवेश करता है। ये मूत्र का प्रवेश द्वार होता है। ये जो क्या होता है? मूत्र का प्रवेश द्वार होता है। और इसके ऊपर जो परत होती है ना, किडनी के ऊपर जो परत होती है, किडनी के ऊपर जो परत होती है, ऊपर वाला जो हिस्सा पाया जाता है, आप याद रखिए कि किडनी के ऊपर का जो हिस्सा पाया जाता है उसे कार्टेक्स बोलते हैं। किडनी के ऊपर जो हिस्सा पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कार्टेक्स बोलते हैं। किडनी के ऊपर जो हिस्सा पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कार्टेक्स बोलते हैं। और नीचे का जो हिस्सा पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। नीचे का जो हिस्सा पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। नीचे का जो हिस्सा पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। याद रखिएगा, नीचे का जो हिस्सा पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। अब देखिए होता क्या है, इसको सुनने, इसके बाद आप इसको समझ लीजिए, फिर इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको इसके न्यूरॉन के बारे में बताऊंगा, आपको नेफ्रॉन के बारे में। चलिए होता क्या है कि किडनी वक्त, यानी कि ये कुछ नॉर्मल बातें हैं जो पता होनी चाहिए, जिससे एमसीक्यूज बन जाते हैं एग्जाम वगैरह में। मुख्य उत्सर्जी अंग पूछेगा हमारे शरीर का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो क्या बोलेंगे? किडनी है। ठीक। रक्त को छानने का काम कौन करता है? तो कौन करता है? किडनी करता है। शुद्ध करने का काम फेफड़ा करता है। फेफड़ा यानी कि क्या करता है? शुद्ध करने का काम लंग्स करता है। शुद्ध करने का काम कौन करता है? शुद्ध करने का काम लंग्स करता है। लेकिन ब्लड को छानने का काम कौन करता है? किडनी करता है। इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि भैया ब्लड ही तो किडनी, कई लोग मार देंगे कि क्या नाम है, शुद्ध करने का काम क्या करता है? किडनी करता है। लेकिन दोनों अलग अलग क्रियाएं होती हैं। फेफड़ा क्या करता है? उसको क्या करता है? एकदम शुद्ध करता है। जब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा मिल जाती है ना, तो ब्लड शुद्ध हो जाता है। जब तक ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिलती है तब तक ब्लड शुद्ध नहीं होता है। सुनिए एक बार ध्यान से कि क्या नाम है, जब तक ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिलती है तब तक वो ब्लड शुद्ध नहीं होता है। ठीक। तो फेफड़े के पास ब्लड हमारा जो जाता है, जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था लंग्स के ऊपर, उसमें आपने अच्छे से देखा होगा कि फेफड़े के पास जब ब्लड जाता है तो वो ऑक्सीजन लेके आता है। क्या आता है? ऑक्सीजन लेके आता है। ऑक्सीजन लेके आता है, उससे क्या हो जाता है? हमारा फेफड़ा, उससे क्या हो जाता है? वो हमारा जो ब्लड रहता है वो क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। लेकिन छानने का काम कौन करता है? तो छानने का काम कौन करता है? हमारे किडनी करता है। याद रखिएगा। अब इसके पेशाब का निर्माण भी कौन करता है? पेशाब का निर्माण भी कौन करता है? हमारी किडनी करता है। इसको एसिड और बेस को नियंत्रित भी कौन करता है? किडनी करता है। एसिड और बेस को नियंत्रित करने का भी काम कौन करता है? तो किडनी करता है। याद रखिएगा, पेशाब का निर्माण और एसिड और बेस को नियंत्रित करने का काम भी कौन करता है? हमारा किडनी करता है। याद रखिएगा। और इसका पीएच मान 4.8 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान 4.8 होता है। एक बार आप चेक भी कर लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से 4.8 ही होता है। तो पीएच मान क्या होता है? 4.8 होता है।
और इसका जहर को निष्क्रिय करता है। आप देखिए मालूम होता क्या है ना कि जहर को, जैसे मान लीजिए थोड़ा मोड़ा जहर खा लिए, मान लीजिए थोड़ी मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, तो किडनी क्या करेगा, उसको अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके बाहर निकाल देगा मूत्र मार्ग से। अब बहुत ज्यादा जहर खा लिए तब थोड़ी ना बचा पाएगा कोई आपको, ठीक है। तो किडनी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, सबको पता है किडनी की संख्या 1 यानी 2 संख्या होती है। और इसके ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है इसे क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम झिल्ली बोलते हैं। इसके ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है ना, इसके ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम झिल्ली बोलते हैं। इसके ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम झिल्ली। जो मैंने आपको लंग्स के ऊपर बताया था, लंग्स के ऊपर, और जो मैंने आपको कल चैप्टर दिया था उसके ऊपर जो पाई जाती है उसे मेडुला कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मेडुला कहते हैं। याद रखिएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसके ऊपर जो हमारे जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े के ऊपर जो पाई जाती है परत, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या नाम है, प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम बोलते हैं। अगर फेफड़े के पूछे तो फेफड़े के परत के ऊपर, फेफड़ा जो होता है दो हमारा, उसके ऊपर कौन सी परत चढ़ी होती है, प्लूरा मेम्ब्रेन की परत चढ़ी होती है। और किडनी के ऊपर किसकी झिल्ली चढ़ी होती है, पेरिटोनियम। किसकी, पेरिटोनियम। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि बाहरी भाग को कार्टेक्स बोलते हैं, अंदरूनी भाग को मेडुला बोलते हैं। अंदर वाला जो भाग है उसको मेडुला, बाहरी भाग को कार्टेक्स, यानी कि मिडल में है तो मेडुला, और बाहर का भाग है तो कार्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टेक्स बोलते हैं। प्रवेश द्वार क्या होता है, रेनल होता है। क्या है, रेनल हीलियम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेनल हीलियम क्या होता है, प्रवेश द्वार होता है मूत्र का, जहां से वो मूत्र हमारे इसमें प्रवेश करता है। और फिर क्या होता है, आपको मैं बता दूं कि इसमें करीब करीब 8 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। आप सोच लीजिए, इतना बड़ा सा किडनी है, और किसमें, उसमें 8 लाख न्यूरॉन पाए जाते हैं। कितनी अद्भुत संरचना बनाई है भगवान ने। आप सोच लीजिए कि इतने छोटा सा किडनी है, 140 ग्राम वजन होता है। याद रखिएगा, किडनी का जो वजन होता है 140 ग्राम होता है। क्या होता है, 140 ग्राम होता है किडनी का हमारे वजन। तो इसमें 8 लाख न्यूरॉन पाए जाते हैं। बहुत बड़ी बात है, 8 लाख न्यूरॉन पाए जाते हैं। और हमारे पूरे बॉडी में ना कई अरब न्यूरॉन पाए जाते हैं। सोच लीजिए, कई अरब न्यूरॉन पाए जाते हैं। अब देखिए होता क्या है कि ये एक संरचना है, ये इसमें क्या है कि ग्लूमेरुलम, ये जो झिल्ली नुमा संरचना दिखती है, ये क्या होता है, ग्लूमेरुलम। यहाँ से होता क्या है, यहाँ से जो होता है, जो ब्लड होता है, यहाँ से जो है मूत्र प्रवेश करता है। यहाँ से जो होता है मूत्र प्रवेश करता है, तो वहां पे छानने का काम होता है। क्या होता है, छानने का काम होता है। क्या होता है, रक्त को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, तो ग्लूमेरुलस, ये क्या करता है, ग्लूमेरुलस, ये क्या करता है, रक्त को छानने का काम करता है। होता क्या है ना, ये छानते सबको छान देता है। उसमें प्रोटीन को भी छान देता है, ब्लड को भी छान देता है, और सबको छान के कहाँ भेज देता है, छान के कहाँ भेज देता है, वुमेन कैप्सूल के जरिए नेफ्रॉन के पास। अब तो वो भैया ये भेज दिया, प्रोटीन को भेज दिया, कुछ हमारे जो पोषक तत्व है उसको भी भेज दिया। इसके बाद छानने के बाद तो ये सब तो माध्यम से बाहर निकल जाएगा ना। तो नेफ्रॉन कहता है कि ये भैया तो खाने पीने वाला चीज तुम अपने पास रखो, और जो गंदा चीज है हमें दे दो, हम गंदा चीज लेके बाहर चले जाएंगे, खाने पीने वाला चीज वापस भेज देगा। कौन करता है, वुमेन कैप्सूल के माध्यम से नेफ्रॉन करता है। ये क्या करता है, नेफ्रॉन पेशाब का निर्माण, यानी कि पेशाब का निर्माण करता है। लेकिन उससे पहले क्या करता है कि ये वुमेन कैप्सूल, इसके अंदर पाया जाता है संरचना ग्लूको। पहले इसको समझिए, इसको डायग्राम को, इसको थोड़ा सा इजी तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि ग्लूमेरुलस, इसके द्वारा क्या होता है, यूरिन इसमें प्रवेश करता है। जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो भी इसके साथ साथ ले आता है अपने हाथ में। तो होता है क्या है, इसके अंदर वुमेन कैप्सूल पाया जाता है। पूछता है कि कहाँ पे वुमेन कैप्सूल पाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे कि यह जो ग्लूमेरुलस है इसके अंदर क्या पाया जाता है, वुमेन कैप्सूल पाया जाता है। क्वेश्चन ऐसे ही बनाता है, याद रखिएगा कि क्या है, वुमेन कैप्सूल क्या पाया जाता है। कई लोग को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऑप्शन दे देगा उसमें, किडनी, लीवर, लंग्स, या फिर दे देगा आपका क्या नाम है, ब्रेन। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वुमेन कैप्सूल है तो मतलब वुमेन में ही नहीं पाया जाएगा, ये मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है। तो क्या होता है, ग्लूमेरुलस क्या होता है, एक झिल्लीनुमा संरचना होती है, जहां से क्या होता है, मूत्र में जो होती है हमारे, जो यूरिया होती है, अमोनिया होती है, सब इसके माध्यम से, और प्रोटीन वगैरह सब इसमें प्रवेश कर जाता है। फिर इसके बाद नेफ्रॉन के पास जाता है, तो पता चलता है कि यहाँ पे प्रोटीन सब भेज दिया है। तो प्रोटीन को छान के वापस ही भेज देता है हमारे बॉडी में, और यूरिया को क्या करता है, सिक्रेट करता है, हमारे बॉडी से बाहर निकाल देता है। ये सब काम कौन करता है, ये क्या होता है, ग्लूमेरुलस। होता क्या है कि वुमेन कैप्सूल आवश्यक पदार्थों को पुनः भेज देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे शरीर के पोषक तत्व है ना, उनको भी ग्लूमेरुलस छान देता है,
उनको भी ग्लूमेरुलस छान के कहाँ भेज देता है, नेफ्रॉन के पास। तो ये क्या कहता है, नेफ्रॉन बढ़िया जो अच्छे अच्छे पदार्थ होते हैं, मतलब कि जैसे मान लीजिए खाने में रोटी, सूखी रोटी है, पिज्जा है और क्या नाम है, बर्गर है, तो इस सबको क्या करेगा, इस सबको क्या करेगा, अपने वापस भेज देगा हमारे पेट में, हमारे शरीर में। और जितनी भी गंदी गंदी चीजें होती है ना, ये सब दोना पत्तल घटिया चीजें जितनी भी होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती, उनको क्या कर देगा, मूत्राशय के माध्यम से यानी कि मूत्र के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। कौन, ये याद रखिएगा, वुमेन कैप्सूल आवश्यक पदार्थों को पुनः भेज देता है। यूरिया को अलग करता है, यूरिया को अलग करता है। क्या करता है, यूरिया को अलग करता है। ये यूरिया बहुत खतरनाक चीज होती है। एक चीज आप याद रखिएगा, अमोनिया जो होता है ना, अमोनिया को यूरिया में जब बदलता है, तो अमोनिया जब यूरिया में बदलता है तो उसके बाद हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए अमोनिया यूरिया में बदल गया, आप 2-3 घंटे तक अगर पेशाब नहीं किए, अगर आप 2-3 घंटे तक पेशाब नहीं किए, जो अमोनिया यूरिया में बदला है ना, वापस वो अमोनिया में बदलने लगता है। फिर उसके बाद आप 2-3 घंटे बाद अगर पेशाब करेंगे तो उस पेशाब में गंध आती है, उस पेशाब में गंध आती है। उसमें क्या होता है, पेशाब में गंध आती है। अब देखते हैं कई लोग स्टेशन पे खड़े होकर कहीं भी खड़े हो जाते हैं और करने लगते हैं, तो करते 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 क्या करते हैं, दीवारें गिरा देते हैं 2-3 साल में। तो उस तरह खतरनाक होता है। सोचते हैं कि 2-3 साल तक वो खाली बाथरूम किया किस पे, स्टेशन की दीवारों पे, 2-3 साल बाद वो दीवार गिर गई। क्यों, क्योंकि उसमें यूरिया अमोनिया दोनों सब मिक्स हो गया जाके। इसीलिए क्या होता है, यूरिया तो खतरनाक होता ही होता है, लेकिन वो अमोनिया में बदल देता है, हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। अगर ज्यादा समय तक हमारे शरीर के अंदर रहे तो वो क्या हो जाएगा, वापस से किसमें सीक्रेट, वापस किसमें बदलने लगेगा, वापस वो अमोनिया में बदलने लगता है। अब होता क्या है कि हमारे यूरिन में यानी कि पेशाब में 95% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। मैं इसको इरेज करता हूँ थोड़ा सा, इसका आप डायग्राम बना लीजिए और एक बार चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसलिए मैं साइड हट गया हूं कि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। तो चलिए इसको मैं इरेज करता हूं। अब देखिए होता क्या है ना कि हम लोग की जो यूरिन में 95% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। 95% जल पाया जाता है, ठीक। और 3% अतिरिक्त जो सब चीज जो भी होते हैं बेकार पदार्थ वो पाए जाते हैं। 2% हमारा क्या पता है, 2% हमारा पाया जाता है यूरिया। 2% क्या पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है 2%। और क्या होता है, इसका स्वभाव कैसा होता है, इसका स्वभाव होता है स्वभाव अम्लीय होता है। मतलब स्वभाव, अब जाहिर सी बात है उसमें से यूरिया से अमोनिया में बदल रहा है, अमोनिया से यूरिया में बदल रहा है, तो क्या होगा, अम्लीय हो गया। क्या होगा, अम्लीय होता है। अब पी के मत ट्राई करिएगा कभी, क्योंकि कई लोग गौमूत्र पीते भी हैं तो उनको टेस्ट पता होगा, तो उनसे पूछेंगे तो आपको बता देगा। और ये पीला किसके कारण होता है, ये पीला किसके कारण होता है, पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण ये पीला होता है। और गंध किसके कारण आती है, इसमें गंध किसके कारण आती है, अमोनिया के कारण। इसलिए मैं बोलता हूं कि जैसे ही अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो जिसको अगर पेशाब करने जाना हो तो वो पेशाब तुरंत करके आ जाए, उसको रोके ना। क्योंकि फिर अगर आप 2-3 घंटे बाद पेशाब करेंगे तो वो आपकी किडनी को भी हार्म करेगा, आपकी बॉडी को भी हार्म करेगा, और फिर जहां पे आप बाथरूम करने जाएंगे उसको भी हार्म करेगा, क्योंकि उसमें से क्या गंध आने लगती है अमोनिया के कारण। और उसमें कुछ और चीजें हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि किडनी से जुड़ी कुछ बीमारियां हैं, जैसे स्टोन। किडनी से जुड़ी कुछ बीमारियां हैं जैसे स्टोन हो क्या कारण, होने क्या लगता है, इसमें होता क्या है, कैल्शियम ऑक्सीलेज। इसमें होता क्या है, कैल्शियम ऑक्सीलेज सिक्रिएट होने लगता है। इसके कारण क्या होने लगता है, इससे स्टोन बनने लगता है। आप कभी कभी देखे होंगे कि जो समय पर मूत्र त्याग नहीं करते उनको तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, ये इसके कारण ही। और यूरिया में क्या होता है, अमोनिया होता है। यूरिया में क्या होता है, अमोनिया होता है। याद रखिएगा, यूरिया में क्या होता है, यूरिया में पूछ लेता है क्या पाया जाता है, तो अमोनिया पाया जाता है, अमोनिया। अब इसमें कुछ और भी पूछ लेता है कि जिसे गठिया रोग हो जाता है, जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं ना, तो उनके फेफड़े, उनके हड्डियों में एक पदार्थ बनता है जो ज्यादा बुजुर्ग होने के बाद उनके बनने नहीं लगता है। तो होता क्या है, बुजुर्ग लोग जब इसे बैठते हैं ना, ऐसे डंडा लेके देखते हैं, अरे बाप रे बाप। क्यों उनके शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती है। क्यों, क्योंकि उनके शरीर का जो फंक्शन होता है पहले से अच्छे तरीके से वर्क कर रहा होता है, तो वो नहीं कर पाता है। किसके कारण, केवल एक आप मूत्र त्याग अगर टाइम से करें,
तो आप कई बीमारियों से आप बच सकते हैं, लेकिन कई लोग नहीं करते हैं। अब देखिए मैं कुछ जानवरों को भी बता देता हूं कि वो किस तरीके से सिक्रेशन करते हैं। इसको थोड़ा सा स्टॉप करिए सर, 1 सेकेंड के लिए। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए पादप किसी लाशा और गोंद के जरिए क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। सभी अपने अपने तरीके से उत्सर्जन करते हैं। उनके उत्सर्जन के कुछ नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप उसको याद रख लीजिएगा। पादप, लाशा और गोंद, जैसे मान लीजिए पेड़ पे मारेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ निकलता है पदार्थ, तो वो क्या होता है, उत्सर्जन ही होता है। यूरोटैनिक उत्सर्जन कौन कौन करता है, स्तनधारी और मानव पशु करते हैं। स्तनधारी मतलब कि जितने भी मानव पशु होते हैं एक तरीके से वो स्तनधारी होते हैं। जिनके बाल और कान दिख जाए उनको समझ लीजिए वो स्तनधारी है। तो यूरोटैलिक तरीके से वो क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। यूरिकोटैलिक के तरीके से उत्सर्जन कौन करता है, पक्षी और सरीसृप करते हैं। पक्षी और सरीसृप यानी कि जमीन पे और स्थल पे चलने वाले जो जीव होते हैं। और अमीनोटैलिक, अमोनिया को उत्सर्जन, अमोनिया उत्सर्जन। यूरोटैलिक, अमोनिया उत्सर्जन कौन करता है, मछली और कीट करते हैं। और क्या होता है, ग्वानिल उत्सर्जन कौन करता है, मकड़ी करती है केवल। इतनी चीजें आपको बतानी थी और इसको आप एक तरीके से आप याद कर लीजिएगा। और एक चीज तो इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से याद कर लीजिएगा कि उत्सर्जन जो होता है, एक्सक्रेशन जो होता है 5 तरीके से होता है, याद रखिएगा। और हमारे यूरिन में 95% जल पाया जाता है और 2% यूरिया पाया जाता है, 3% अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। उनका पीएच मान क्या होता है, यूरिन का जो पीएच मान होता है, पीएच मान ये पूछता है, याद रखिएगा। यूरिन का पीएच मान क्या होता है, 4.8 होता है। पीएच मान क्या होता है, 4.8 होता है, याद रख लीजिएगा। अब आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर बहुत तेज लगा हो ना तो आप इसको 2 बार 3 बार देखिएगा, ये समझ में जरूर आएगा और इनसे क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे। तो इन 5 टॉपिक मेरे खत्म हो चुके हैं। देखिए फेफड़ा खत्म हो चुका है, यकृत खत्म हो चुका है, किडनी खत्म हो चुका है। अब अगला जो लेक्चर आएगा बनी आंत पे आएगा या तो त्वचा पे आएगा, दोनों पे किसी एक पे आएगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मन से पढ़ाई करें। धन्यवाद।